हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जयशंकर प्रसाद की जो जीवनी है उसे पढ़ना है। कब उसका जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ, कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, कब उनका निधन हुआ, कौन कौन से उन्हें पुरस्कार मिले, उनकी रचनाएं, ये सारा पढ़ना है। और अपनी कॉपी में इसके ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर बना के लिखने हैं। कविता के साथ साथ कवि परिचय में से भी ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर लिखने हैं। ठीक है। ये सब होने के बाद इनका जन्म 1899 वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियाँ अनुकूल न होने के कारण, अर्थात कहने का मतलब क्या है, उनके घर के कोई ऐसे हालात हो गए होंगे कि जिसके कारण वो 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का उन्होंने अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया, अर्थात 1889 में वाराणसी में इनका जन्म और 1937 में इनका निधन हो गया। और ये छायावादी कवियों में प्रमुख अपना स्थान पाते हैं। ठीक है। इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई? 8वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए। तो ये तुम्हें जरूर पता होना चाहिए, सन, कौन से सन में जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कौन से स्थान पर जन्म हुआ। ठीक है। और कहाँ तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और किन किन भाषाओं का ज्ञान था और छायावादी कवियों में उनका प्रमुख स्थान था। इस पहले पैरे में हमें ये सारी बातें मिल जाती हैं। आगे हैं फिर इनकी काव्य रचनाएं। चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, यानी उन्हें पुरस्कार दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे, यानी सिर्फ कविताएं ही नहीं लिखते थे, उन्होंने बहुत सारे पाठ भी लिखे हैं। अज्ञात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। ठीक है। ये उनकी रचनाएं होगी। अब उनका साहित्यिक विशेषताएं या काव्यगत विशेषताएं में क्या है? प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिक सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये तो होगी उनकी जीवनी। ठीक है। अब आपको इनकी रचनाओं का भी पता लग गया जो तुमने लिखनी है। नाटक कौन कौन से हैं, कहानी कौन सी है, गद्य और पद्य रचना कौन कौन सी है, और इसके साथ साथ जन्म, मृत्यु, शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की, कौन कौन सी भाषा का ज्ञान था। ये सारे ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर बनाकर तुमने अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब है इसकी कविता आत्मकथ्य। ये आत्मकथ्य कविता के बारे में ही पूरा डिटेल में दे रखा है। ठीक है। ये मैं तुम्हें भेज रही हूँ, एक बार जरूर पढ़ लेना। फिर उसके बाद है हमारी कविता आ जाती है आत्मकथ्य। इस कविता में जो आत्मकथ्य है, आत्मकथ्य का मतलब, आत्म का मतलब अपना, कथ्य का मतलब कहना, यानी अपने बारे में कहना। कवि के जो दोस्त कवि को अपने जीवन के बारे में लिखने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे थे, उकसा रहे थे। क्या कह रहे थे कि अपने जीवन के बारे में कुछ लिखो। लेकिन कवि वो सब नहीं करना चाहता था। और क्यों नहीं करना चाहता था और क्या कारण थे उसके पीछे, वही सब कुछ कवि ने अपनी इस कविता में लिखा है। तो पहले क्या है? मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य से लिया गया है। इसमें कवि को उसके दोस्त और उसके संबंधी अपने जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं उनके बारे में लिखने के लिए कह रहे हैं। लेकिन कवि ऐसा नहीं करना चाहता है, और क्यों नहीं करना चाहता है उसी का कारण इस कविता में बताया है। अब करेंगे हम सरलार्थ। सबसे पहली लाइन है, मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी। मधुप का मतलब होता भंवरा,
यानी गुनगुनाकर, भंवरा गुनगुनाकर क्या कहकर जा रहा है? कौन सा भंवरा? यानी मन रूपी भंवरा। किसके मन रूपी? कवि के मन रूपी भंवरा। कवि क्या बता रहा है कि मेरा मन रूपी भंवरा गुनगुन करके क्या कहकर जाता है, और कौन सी कहानी बताकर जाता है? कि मेरे जीवन की कहानी। यानी मेरा मन एक भंवरे के रूप में, जैसे भंवरा गुन 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 करके अपने बोल कर कुछ जाता है, उसी प्रकार से मेरा मन भी गुनगुन कर भंवरे के रूप में अपनी कहानी बताकर जाता है। क्या बताकर जाता है? वो ये बताकर जाता है कि मैं अपनी कहानी में क्या लिखूं, क्या दूसरों को बताऊं, क्या दूसरों को सुनाऊं। ठीक है, कि मैं ऐसा लिख कर क्या दूसरों को बताऊं। क्यों? क्योंकि मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मेरे जीवन की कितनी सारी पत्तियां, यानी जिस प्रकार से पेड़ से पत्ती सूख जाती है, मुरझा जाती है और वो गिर जाती है, तो उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आई हैं कि जिसमें बहुत सारी निराशा और दुख और पीड़ा ही रही है। तो ऐसे समय में मैं अपने जीवन में कौन सी ऐसी बातें लिखूं। और आगे क्या कहा है? देखो कितनी आज घनी, यानी मेरे जीवन में बहुत सारी उदासी और निराशा है, तो इसलिए मैं ऐसे दुख भरे माहौल में मैं ऐसी अपनी कौन सी कहानी तुम्हें बताऊं, या कौन सी कहानी लिखकर अपने बारे में समझाऊं। आगे है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इस गंभीर मतलब गहरे, अनंत जिसकी कोई सीमा न हो, नीलिमा मतलब यहाँ पर आकाश से संबंधित, यानी इस दूर तक फैले हुए आकाश में असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास, अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। हाँ जी बच्चों, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन मलिन उपहास। कवि क्या कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में, नीलिमा मतलब नीला आकाश से मतलब है, अनंत जिसकी कोई सीमा नहीं है, गंभीर मतलब गहरा, यानी इस पूरे आकाश के नीचे असंख्य लोग अपने जीवन के बारे में अपना इतिहास लिखते रहते हैं, अपनी जीवनी या अपने जीवन के बारे में लिखते रहते हैं। यह लोग करते ही रहते हैं, यानी ऐसा करके वो क्या करते रहते हैं? अपना व्यंग मलिन उपहास, यानी वो अपनी ही बातें, अपने सुख की, अपनी बुराइयां, अपने जीवन की बातें बताकर वो क्या एक मलिन भद्दा मजाक अपना ही उड़ाते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, और उसके बावजूद भी तुम क्या कहते हो? अपने दोस्तों को संबोधित करता हुआ कवि कह रहा है, तुम क्या कहते हो कि मैं कह डालूं, यानी मैं अपने जीवन के बारे में, अपने सुख और दुख की सारी बातें दूसरों को बता दूं, अपने जीवन के बारे में लिखकर दुर्बलता अपनी बीती, अपनी कमजोरियां भी दूसरों को बता दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह सागर रीति, यानी हो सकता है, अपने दोस्तों को संबोधित करते हुए कवि क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि तुम तो ये सुनकर सुख पाओगे, अर्थात यानी तुम्हें तो खुशी मिलेगी, हो सकता है ऐसा कि मैं जब अपने जीवन के खुशी भरे पलों की और अपनी कमजोरी की और अपने दुख भरे जीवन के बारे में जब सारी बातें लिखूंगा, तो उसे पढ़कर हो सकता है कि तुम्हें तो खुशी मिले मेरे जीवन का मजाक उड़ाकर, लेकिन देखोगे यह गागर रीति, यानी मेरा गागर है, सागर है, जीवन रूपी मटकी यानी मेरा जो जीवन है, मेरा जो तो अस्तित्व भी जैसे खत्म हो जाएगा, यानी मैं अपने आप को खालीपन महसूस करूंगा। किंतु कहीं ऐसा तो न हो कि तुम ही खाली करने वाले, यानी कवि संबोधित करते हुए अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को क्या कह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जीवन की सारी बातों को उजागर करवा के, मुझसे ही लिखवा कर और मेरे जीवन को खाली करने वाले तुम ही हो। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यानी ऐसा कहकर तुम मेरे जीवन का ही खुद ही उपहास उड़वाना चाहते हो, और तुम अपने जीवन के बारे में समझो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि मेरे जीवन से रस लेकर, आनंद लेकर, मजा लेकर तुम अपने जीवन में खुशियां भरने वाले हो। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या परवंचा औरों को दिखलाऊं मैं। यह विडंबना, यानी ये तो बहुत ही दुखदायक बात होगी कि अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यानी मैं अपने जीवन में आने वाले सुख दुखों का सबको बताकर, यानी अपने जीवन का मैं मजाक उड़वाऊं। भूले अपनी, या मेरे जीवन में जो भी मैंने अपनी गलतियां की हैं, भूल की हैं, या परवंचा, परवंचा भी होता है धोखा, किसी को दिया है या किसी से छल किया है,
वो सारी बातें मैं औरों को कैसे लिखकर बता दूं, दिखा दूं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि क्या कहते हैं कि मैं अपने जीवन की उज्जवल, श्वेत, वो खुशी भरी गाथाएं, कहानियां कैसे लिखूं, कैसे बताऊं, जो मैंने मधुर चांदनी रातों की अपने सखी के साथ, अपने साथी के साथ, जो मैंने अच्छी बातें थी, मधुर मीठी मीठी चांदनी रातों में जो मैंने उनके साथ सब सुख पाए थे, मीठी बातें की थी, उन सबको मैं दूसरों के सामने भला कैसे उजागर कर दूं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, यानी जो मैंने अपने जीवन में उनके साथ खिलखिलाकर खुशी खुशी से हंसते हंसते वो पल बिताए थे, उन सारे खुशी भरे पलों को मैं दूसरों के सामने उन बातों को कैसे बता दूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि क्या कह रहे हैं कवि ने जो सपना अपने जीवन में देखा था, कवि क्या कहना चाहते हैं कि वो सुख मुझे कहाँ मिला, जिसे मैं सब जीवन में पाना चाहता था, वो मेरे जीवन में तो कहाँ आया, बल्कि सपने में ही आकर, ये देखिए यहाँ पर, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। जिसे मैं अपने जीवन में सुख के रूप में देखना चाहता था, जिन खुशियों को अपने जीवन में लाना चाहता था, वो सुख मुझे कहाँ मिला, बल्कि जीवन में तो कहाँ, वो स्वप्न में भी मेरे पास नहीं आ सका। उस सुख का मैंने जो सपना देखा, वो सपने में भी मुझे मिलने से पहले ही वो मेरे सपने से भी दूर चला गया। आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया, यानी जो मैंने जीवन में खुशियां पानी चाही थी, वो सपने में भी नहीं आई, बल्कि सपने में भी मेरे आलिंगन का मतलब होता है मेरी बाहों में आने से पहले ही मुझे दूर से ही मुस्कुरा कर देखकर वो सुख भाग गया। जिसके अरुण कपोलों को की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण होता है लाल, कपोल मतलब गाल, मतवाली मतलब मस्त कर देने वाली, सुंदर छाया में, यानी अपनी प्रियतमा की लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, जिसमें उसकी सुंदरता, यानी अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि उसके गालों की मतवाली मधुरता से ही उषा जो है क्या लेती थी, सुहाग मधुमाया, यानी कांति और चमक लेती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, अर्थात कहने का मतलब क्या है, उसकी स्मृति, स्मृति होती है याद, पाथे होता है रास्ते का खाना, यानी जब हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, यानी कोई मुसाफिर चला जा रहा है और बहुत चलते चलते थक जाता है और रास्ते में कुछ खाने को थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो उस थके हुए मुसाफिर के जीवन में एक थकान में एक नया जोश आ जाता है। तो कवि की प्रियतमा भी उस कवि के जीवन में क्या है, एक पाथे के रूप में, यानी एक थके हुए मुसाफिर को जो थोड़ा सा नाश्ता, थोड़ा सा खाने को कुछ उस समय जब भूख लगी होती है मिल जाता है, तो जैसे जीवन में शरीर को एक नई स्फूर्ति मिलती है, उसी प्रकार से कवि की प्रियतमा की यादें भी उनके जीवन में एक नई स्फूर्ति, थके पथिक की पंथा की, थके पथिक थके हुए मुसाफिर की पंथा रास्ते में, यानी एक थके हुए मुसाफिर को रास्ते में जिस प्रकार से कुछ खाने के लिए मिल जाता है तो एक नया जोश आ जाता है शरीर में, उसी प्रकार से कवि की प्रियतमा की जब कवि याद करता है तो कवि के मन में भी एक ऐसी ही ताजगी महसूस करता है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की, कंथा की, ठीक है। सीवन का मतलब सील, किसी चीज को सी देना, सील देना, यानी किसी चीज को जब हम सील देते हैं फिर उसको उधेड़ देते हैं, उसके लिए यहाँ पर उदाहरण देकर यहाँ पर बताया गया है कि मेरे जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, सुख दुखों को तुम फिर से पीछे की तरफ झांक कर उन उन दुखों को फिर से मुझे पीड़ित करके क्यों उन बातों को लिखवाना चाहते हो। क्यों मेरी कंथा की, कंथा की होती है गुदड़ी, कंथा मतलब गुदड़ी, यानी जो मेरे बचपन में या मेरी जवानी में या मेरे पीछे के दिनों में जो भी बातें हुई हैं, तुम मुझे वो बातें सारी कहलवा कर क्यों लिखवाना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कवि क्या कहते हैं कि आज तक मेरे जीवन में ऐसे मैंने कोई भी अपने जीवन में कोई बड़ी बात नहीं की है, बड़ा कार्य नहीं किया है जो मुझे आज कहने लायक हो या जो आज मैं दूसरों को बता सकूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं।
कवि क्या कहते हैं कि क्या ये अच्छी बात नहीं है कि मैं दूसरों की ही जीवन की बातें सुनता रहूं और अपनी बातें न किसी को बताऊं बल्कि चुपचाप ही रहूं। यानी औरों के जीवन की जो खुद की जीवनी किसी और ने लिखी है उनसे ही प्रेरणा लेकर, उनसे ही मैं कुछ सीख लेकर, मैं ये क्या अच्छा नहीं है कि उनकी बातों को चुपचाप सुनकर मैं अपनी बातें दूसरों को न बताऊं, मैं चो मौन रहूं, मैं चुपचाप रहूं। सुनो क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। यानी सुनकर क्या तुम भला करोगे। कवि क्या कहता है कि मेरे जीवन के उतार चढ़ाव सुख दुख को सुनकर तुम क्या करोगे। तुम्हें मेरे जीवन में इतनी दिलचस्पी क्यों है। आत्मकथा मेरे जीवन के बारे में मेरी कहानी लिखवाकर तुम भला क्या करोगे। तुम उसमें इतना क्यों अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हो। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और अंत में कवि क्या कहकर सबको चुप करा देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि अभी तो समय भी नहीं आया है कि मैं अपने जीवन के बारे में कुछ कहूँ। क्यों? क्योंकि कवि ने ऐसी अभी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल अपने जीवन में नहीं कही है। और कवि क्या कहते हैं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और मेरी व्यथा हालत अभी कैसी है, थकी हुई सी है और सोई सोई सी लग रही है, सुस्त है। मेरे जीवन में ऐसी कोई खुशी या उमंग नहीं है जिसे मैं अपने जीवन में वो सारी बातें लिखकर दूसरों को बतलाना चाहूँ। तो कवि इन सब बातों के माध्यम से ये बताना चाहता है कि मेरे जीवन में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मैं तुम्हें बता सकूं, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा अभी नहीं लिखना चाहता हूँ। और बीच बीच में ये भी कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी आत्मकथा पढ़कर तुम आनंद लेना चाहते हो, उसका रस लेना चाहते हो और मुझे खाली कर देना चाहते हो। और आखिर में कवि क्या कहते हैं कि मेरी पुरानी बातों को एक सीवन की तरह उधेड़ कर तुम क्यों सुनना चाहते हो, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया है कि मैंने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। अभी तो मेरे अंदर की जो व्यथा है, हालत है, थकी हुई और सोई हुई सी मुझे महसूस होती है। इसलिए अभी उपयुक्त समय नहीं आया है कि मैं अपने जीवन की कथा लिखकर तुम्हें बताऊं। तो ये हमारी आज की कविता थी, आत्मकथा, आत्मकथ्य। फिर ये सारे हमारे सरलार्थ के बाद सबसे पहले हमने प्रसंग किया, फिर सरलार्थ किया। अब आती है विशेष की बारी। तो विशेष में क्या है, सबसे पहले कवि अपनी आत्मकथा दूसरों के सामने नहीं बताना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं। ये काव्य सौंदर्य में आ जाएगा और उसके भाव सौंदर्य में भी आ सकता है। और उसके बाद विशेष में लिखोगे भाषा सहज व सरल है, तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है, लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है, उदाहरण अलंकार, प्रश्न अलंकार, रूपक और अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। और इसके साथ साथ क्या है, प्रसाद गुण है, लाक्षणिकता है और करुण रस का भी कहीं कहीं पर बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो आज ये हमारी कविता पूरी होती है। कल हम अगले पाठ में, अगली कक्षा में हम अपना इसके जो ये प्रश्न उत्तर है कविता के, ये जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, अगले पाठ में हम, अगले जो कक्षा हम जो दोबारा से लेंगे उसमें हम इसके प्रश्न उत्तर समझेंगे। ठीक है। तो आज का कार्य तुम्हारा यही है, तुमने आज जो जो मैंने जीवनी जयशंकर प्रसाद की पढ़ी थी उसमें से तुमने ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर छांटने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। और ये जो मैंने सरलार्थ आज कराए हैं वो सब बच्चों ने अपनी कॉपी में लिखने हैं। आज का कार्य यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।